हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम आज का क्लास के लिए। सो आई होप कि आप लोग सब सही है, ठीक है, एंड आपका प्रिपरेशन जो है उसको आप लोग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सो जैसे कि आपका एपीपीएससी जो है वो अगला साल आने वाला है, और उसके अलावा जो यूपीएससी एग्जाम्स लोग भी है वो भी अगला साल आने वाला है। सो आई जस्ट होप कि माय डियर स्टूडेंट यू आर ऑन, मतलब ऑन द वे ऑफ प्रिपरेशन, कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का ये जो लॉन्ग कंटेंट है, ये लॉन्ग कंटेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। सो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक को आई हैव चूजन दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीएस पेपर ट्री। रिमेंबर, जीएस का जो पेपर ट्री होता है जिसमें हम साइंस एंड टेक्स एंड इकोनॉमिक का सेक्शन हम पढ़ते हैं, इन दैट पोर्शन, इन दैट पेपर, इंक्लूसिव ग्रोथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एंड अगर आप क्वेश्चन पेपर, मेंस का क्वेश्चन पेपर को उठा के आप देख रहा होगा, तो मेंस का क्वेश्चन पेपर में यू विल फाइंड कि इंक्लूसिव ग्रोथ इस बार 2024 का मेंस में भी पूछा गया था, एपीपीएससी का। उसके बाद 2020 में जो मेंस हुआ था उसमें भी इसको पूछा गया था, ठीक है। और इवन यूपीएससी का अगर मेंस उठा के देखे क्वेश्चन पेपर को, अगर आप मतलब पीवाईक्यूज को चेक करता है मेंस का, तो वहां पे भी आपको इसका इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड इश्यूज आपको मिलेगा, या तो उसका क्वेश्चन मिलेगा जहां में आपको इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूड करना होता है, ठीक है। उसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड जो स्कीम्स होता है, जो गवर्नमेंट प्लान वेलफेयर स्कीम्स होता है, वो प्रीलिम्स के लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसीलिए आज का ये टॉपिक को वही पर्सपेक्टिव से, वही एस्पेक्ट से हम जो स्टार्ट कर रहा है, एंड आई होप कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ सबसे फर्स्ट जो है, एनी टॉपिक, चाहे मेंस में भी जब आप आंसर क्वेश्चन लिखते हो, एनी टॉपिक हो, उसमें अगर आप उसका जो कोटेशन होता है, अगर आप वो कोटेशन से आंसर को स्टार्ट करता है, तो वो एक बहुत अच्छा मार्क प्ले करता है आपके लिए, ठीक है। वो बहुत एक अच्छा मतलब आंसर को एक अच्छा मतलब लुक्स देता है। सो यही में आपका इंक्लूसिव ग्रोथ को भी हम एक बहुत फेमस कोटेशन, कोटेशन ऑफ द जेसी जैक्सन से हम स्टार्ट कर रहा है, जहां में इट सेज दैट व्हेन एवरीवन इज इंक्लूडेड, एवरीवन विंस, एंड दैट इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। सो अभी हम लोग उसको और एक्सप्लेनेशन देखेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ का डायमेंशन देखेगा, उसका मतलब एलिमेंट्स देखेगा, उसका किस तरह से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सब कुछ पॉलिसी विल सी इन दिस क्लास, ओके। सो सबसे फर्स्ट जो है, जब आप कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, उसका कोर अंडरस्टैंडिंग या तो कोर डेफिनेशन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, सबसे फर्स्ट थिंग, ठीक है। सो इसमें हम रेड कलर यूज कर रहे हैं, रेड या येलो, ओके। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट होगा, वो बोलता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो एक आउटकम एंड एक प्रोसेस है, वो आउटकम भी है और उसका प्रोसेस भी है। और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है पार्टिसिपेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग, जहां में पीपल का पार्टिसिपेशन होना है, एंड वही पार्टिसिपेशन से जो बेनिफिट मिलता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसी को इंक्लूसिव ग्रोथ का बोलता है, ठीक है। सो यहाँ में क्या होता है कि अगर पार्टिसिपेशन विदाउट बेनिफिट शेयरिंग होने से, तो ग्रोथ जो अनजस्ट हो जाएगा। अगर पार्टिसिपेशन बिना बेनिफिट शेयरिंग होने से, ग्रोथ अनजस्ट हो जाएगा। और सिर्फ अगर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट विदाउट पार्टिसिपेशन करने से, वो एक वेलफेयर आउटकम हो जाएगा, वेलफेयर स्कीम हो जाएगा, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ओके। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ को और थोड़ा डिटेल में अगर हम देखेगा, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि जितना हो सकेगा इक्विटेबल, इधर देखो, इक्विटेबल मतलब इक्वल अमाउंट में आपका जो एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस करना है ना, जिसमें बेनिफिट्स होना एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हर एक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट देना, ठीक है। और यहाँ में क्या होता है, एलोकेशन ऑफ द जो रिसोर्सेज किया जाता है, उसका मेन फोकस जो एक इंटेंडेड शॉर्ट या तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी होना है। और ये एक ऐसे बेनिफिट होना है जहां में आपको कंज्यूमर गुड्स मिलने का अवेलेबिलिटी होगा, पीपल का एक्सेसिबिलिटी होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, एंड साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाएगा। ये सब आपका इंक्लूसिव ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। उसके बाद नेक्स्ट लेट्स सी नीड फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, क्यों ये इंक्लूसिव ग्रोथ जो जरूरी है, क्यों हम इसको स्टडी करता है, नेक्स्ट ये टॉपिक है,
ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिएगा नीड फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों जरूरी है बोलने से सबसे पहले फॉर इनकम डिस्पैरिटी, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन एंड आउटकम का जो जरूरी है वो क्यों जरूरी है। फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को हटाने के लिए होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट ऑक्सफैम रिपोर्ट होगा, अकॉर्डिंग टू ये जो ऑक्सफैम रिपोर्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम रिपोर्ट ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी का डिस्पैरिटी जो है बहुत वास्ट है और देखने को मिलता है। सो ये रिपोर्ट के अनुसार 10% ऑफ द जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है वो करीब करीब 77% ऑफ द इंडिया का नेशनल वेल्थ को वो पकड़ के रखता है। यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी, जैसे आपका कार्ल मैक्स ने भी बोला है डिस्पैरिटी के बारे में, रिच गेटिंग रिचर एंड रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सफैम रिपोर्ट से 10% ऑफ द पॉपुलेशन 77% ऑफ द नेशनल वेल्थ को जब रखता है तो उसमें ऑटोमेटिकली इनकम डिस्पैरिटी होता है, और जहाँ इनकम डिस्पैरिटी का एक्सेसिव ज़्यादा होता है वहाँ हम इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए मुश्किल होता है। सो यहाँ बोलता है इंडियाज ग्रोथ प्राइमरीली ज़्यादातर आपका अर्बन पीपल्स के लिए, साथ ही साथ मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है उसी के लिए सिर्फ बेनिफिट होता है, और वो लोग ही ज़्यादातर आपका फास्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन है हम लोग का, है ना, 70% ऑफ द पॉपुलेशन है वो लोग ज़्यादातर रूरल एरियाज़ का है ना, जहाँ में बेसिक जो सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है वो तक भी वो लोग को लैकिंग होता है। और बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल सर्विस होने से क्या क्या है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर में, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रोड्स एंड अदर कम्युनिकेशंस, वो सब भी वो लोग को अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादातर रूरल सेक्टर्स को। ठीक है, उसके अलावा इवन रूरल सेक्टर्स में भी देयर आर सर्टन सेक्टर्स, रूरल का ही अंदर में कुछ कुछ सेक्टर्स होता है जो और भी वल्नरेबल सेक्टर्स होता है, जैसे हो गया आपका वुमेन, लेबरर्स, शेड्यूल कास्ट ग्रुप्स, ट्राइबल पॉपुलेशन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, है ना, यहाँ से यहाँ मार्क करके रखा है, आप देख सकते हैं जो रूरल एरिया है। ठीक है, रूरल एरियाज में भी देयर आर सर्टन सेक्शंस ऑफ द वुमेन, जो सॉरी नो वुमेन, सर्टन सेक्शंस है जहाँ में और भी मार्जिनलाइज है, रूरल में भी मार्जिनलाइज सेक्शंस, जैसे कि आपका वुमेन हो गया, लेबरर्स हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन हो गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज, डिसेबल्ड पर्सन्स, है ना, ये लोग और भी जितना भी रूरल ऐसे भी बैकवर्ड हो गया। उसके अलावा रूरल के अंदर में और भी मार्जिनलाइज सेक्शंस है जहाँ में ये लोग हर चीज़ में लेगिंग बिहाइंड, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया, आपका अर्निंग्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ये सब में बहुत पीछे है। ठीक है, उसके अलावा 90% ऑफ द इंडियन वर्कर्स जो है वो लोग सब लोग इनफॉर्मल यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है, एंड दैट इटसेल्फ स्पीक्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, है ना, आपका जो इनकम डिस्पैरिटीज उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ में क्या होता है, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है वो लोग के लिए, तो इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद सेकेंड जो है रीजनल डिस्पैरिटी। ओके, रीजनल डिस्पैरिटी। सो रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है, रीजनलिज्म, याद रखिए ये रीजनल डिस्पैरिटी से जो निकलता है रीजनलिज्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर मेंस, ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनलाइजेशन, इससे निकलता है आपका कम्युनलिज्म, है ना, कम्युनलिज्म। सो ये सब को आपको ईच टॉपिक, रीजनल, कम्युनलिज्म, लिंग्विस्टिक, ये सब को आपको पढ़ना है क्योंकि ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ में रीजनल डिस्पैरिटी में आपको क्या दिखाई देगा, इंटर स्टेट एज वेल एज जो इंट्रा स्टेट रीजनल डिस्पैरिटी बहुत समय से इंडिया में है और अभी भी प्रिवेलेंट है, सिंस टाइम, जब से आपका हम लोग का जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ है तब से, और उससे पहले से सिंस एंशियंट टाइम में भी आपको ये डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी देखने मिलेगा, मेडिवल में भी, उसके बाद मॉडर्न में भी, एंड प्रेजेंट जो सबसे कंटेक्स्ट है वहाँ में भी आपको इंटर स्टेट्स के बीच में, खुद का ही स्टेट का बीच में वो सब रीजनल डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलता है। उसके चलते लो ग्रोथ रेट है,
पुअर पब्लिक सर्विस है, और पुअरर स्टेट्स में और भी ये डिस्पेरिटी वाइडन हो जाता है पुअरर स्टेट्स में, ठीक है। सो ये जो एक मतलब ये हो सकता है कि इसके चलते पुअर गवर्नेंस आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकने से एग्जाम्पल में हम लिया है ये स्टेट, ये दो स्टेट का एग्जाम्पल आपको लिया है, रिमेंबर एग्जाम्पल के फॉर्म में। सो अगर आप देखिएगा लो इनकम स्टेट जैसे कि झारखंड और उड़ीसा, ये लोग दे आर रिच मिनरल रिसोर्सेज स्टेट, फिर भी वो लोग में बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स है, एंड दे आर स्टिल स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द मतलब बेटर इनकम एंड रीजनल डिस्पैरिटी को हटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से डिस्पैरिटी होने से, स्पेशली रीजनल डिस्पैरिटी एंड आइसोलेशन होने से या तो एक्सक्लूशन होने से, रिमेंबर डिसेंटमेंट, एक्सक्लूशन, आइसोलेशन होने से पीपल को डायरेक्ट एक सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को राइज कर सकता है, और बाद में आगे जाके ये एक क्या बोलते हैं कास्टिज्म, सॉरी, ये एक सेशनल ऑर्गेनाइज कास्ट, क्लास, कम्युनल, रीजनल, एथनिक लाइंस, इसमें एक स्ट्रैटिफिकेशन वो रिलीज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल या में आगे पीपीटी में आप देख सकता है, ओ यहीं पे, ओके, यहीं पे आप देख सकता है, जैसे कि इस तरह से डिसएंचांटमेंट और आइसोलेशन करने से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लासेस का वजह से बहुत सा आपका जैसे हो गया नक्सलवारी का राइस होना, ठीक है। नक्सलवारी का भी राइस होना वो बेसिकली क्या था, उसका जो लैंड रिफॉर्म्स यानी कि लैंड रिसोर्सेज की वजह से जो लैंड माफिया है उसके अगेंस्ट में पीपल का राइस होना, सो सच टाइप ऑफ नॉन एक्टर्स का राइस होना वन ऑफ द रीजनल फैक्टर्स का अंदर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है डेमोग्राफिक डिवाइडेंट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द यूएन पॉपुलेशन फंड, डेमोग्राफिक डिवाइडेंट का मीनिंग उन्होंने दिया है, ये ऐसे बोलता है कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंट मतलब एक पोटेंशियल ग्रोथ शिफ्ट होता है, वो भी पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में, और यहाँ में पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में वर्किंग एज को हम आपका 15 से 64 ईयर्स मानता है। जब डेमोग्राफिक डिवाइडेंट, पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिवाइडेंट का मतलब जब वर्किंग पॉपुलेशन आपका नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है, वो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है। और फिलहाल इंडिया में, इंडिया एक बहुत अच्छा डेमोग्राफिक डिवाइडेंट कंट्री है। सो स्कीम्स लाइक वेलफेयर स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया प्रोग्राम्स, ये लोग ऐसा चीज़ है जो हम लोग डिवाइडेंट, जो पॉपुलेशन डिवाइडेंट है उसको हम और भी ग्रोथ कर सकता है, और भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज़ कर सकता है, हम उसको एक ऑप्टिमल यूज डेमोग्राफिक डिवाइडेंट में हम यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो इसमें देखो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो भी आपका जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट एज वेल एज रीजनल डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी, उसके बारे में इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहाँ में प्रोविजन डाला गया है, स्पेशली आपका प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, जहाँ में उन्होंने कहा है टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है। दे हैव स्टेटेड कि इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है ना, सोशलिस्ट सेकुलर स्टेट बोला है, तो सोशलिस्ट स्टेट मतलब सोसाइटी है जिसमें वैल्यू ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी को एंश्राइन करता है। सो इंक्लूसिव ग्रोथ जरूरी है अचीव करने के लिए, ताकि वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को और कम कर सके, ठीक है। उसके बाद एक बहुत सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन कर सके, ओके। सो ऐसा करने के लिए बेस्ड ऑन द मतलब प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को सबसे इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपका इंक्लूसिव ग्रोथ को वन ऑफ द फैक्टर्स, 17 गोल्स था, वो 17 गोल्स में एक गोल आपका इंक्लूसिव ग्रोथ का है, जिसको along with 193 यूनाइटेड नेशंस मेंबर के साथ वो 2020 तक 30 तक अचीव करने का प्रोमिसेस रखा है इंडिया जो, ओके। नेक्स्ट व्हाट आर द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सो इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या क्या एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एलिमेंट्स में आपको देखेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ ये एक बहुत मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ना, इसका बहुत सा एस्पेक्ट्स दिखने को मिलता है। सो ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स का जो एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स क्या क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेगा,
ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट है सोशल इंक्लूजन। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है आपका सोशल इंक्लूजन। ठीक है। सो सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या है? सोशल इंक्लूजन मीन्स ये एक ऐसा मतलब एस्पेक्ट्स कंसेप्ट है जिससे आप यू कैन एम्पावर पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उसको आपका जो एम है उसको इंक्लूड करना। ठीक है। इसीलिए ताकि आगे जाके जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना उसके साथ साथ वो एक्सट्रीम पॉवर्टी को वो रिड्यूस कर सके, और हो सकने से आगे जाके जितना भी आपका जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है उसको एवरी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी के साथ मिल के आउटकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है। तो यहाँ में क्या है, सोशल इंक्लूजन में दोनों आपका आउटकम है ना, साथ ही साथ उसका प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग, ये सब आपका सोसाइटी का बेस एक्टिविटीज में आप इंक्लूड कर सकता है। ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक इंक्लूजन। सो इकोनॉमिक इंक्लूजन का मतलब है ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, है ना। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना स्पेशली आपका सबसे डिसएडवांटेज सेक्शंस को, यानी कि मोस्ट ऑफ द रूरल सेक्शंस और रूरल का अंदर में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है उसको। तो ऐसा करने से वो उसको हम एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट मान सकता है। ठीक है। तो यहाँ में जितना हो सकेगा पीपल का पार्टिसिपेशन होना है इकोनॉमिक में, पार्टिसिपेशन में, और जैसे कि उसमें एजुकेशन सेक्टर्स को और एनहेंस करना है ताकि वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में और मदद कर सके। उसके बाद आता है रीजनल इंक्लूजन। नाउ रीजनल इंक्लूजन इन द इंक्लूसिव ग्रोथ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद करना है क्योंकि 2020 का जो मेंस का पेपर था, ठीक है, मेंस का पेपर फॉर जीएस पेपर 3, ठीक है, उसके अलावा जीएस पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 में सोशल एसोसिएशन है, सोशल वेलफेयर है, तो समटाइम्स दे माइट आस्क यू देयर आल्सो। तो ये जो रीजनल इंक्लूजन है इसमें ये वर्ड पैराचोलिज्म, ये वर्ड आ चुका है। ठीक है। और वो आया था आपका जीएस पेपर 3 में 2020 का ही क्वेश्चन में, मेंस का क्वेश्चन में, 2020 का क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब अगर प्रॉपरली इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होने से किस तरह से पैराचोलिज्म आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये था क्वेश्चन, याद रखो। ठीक है। सो इसलिए हम लोग देखेगा रीजनल इंक्लूजन कितना जरूरी है। तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज़्यादातर आपका सेमी अर्बन एज वेल एज रूरल एंड ट्राइबल लैंड्स में नहीं पहुंचता है, जब इस तरह से रीजनल इंक्लूजन प्रॉपरली नहीं होता है तो वो जो आपका जो ग्रोथ का प्रोसेस है उसको वो हैपरेस कर देता है, यानी कि हैपजराज कर देता है, उसको वो स्लो कर देता है। ठीक है। और बेनिफिट अगर सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को होने से, तो अदर पार्ट्स डिस्टेंट लैंड जो होता है इंडिया का उसमें ग्रोथ और ये जो डेवलपमेंट है वो इनहेरेंस हो जाए, मतलब इनबैलेंस हो जाता है। तो ऐसे होने से जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आपका जो ईस्टर्न स्टेट रीजन है, वो लोग जो ज़्यादातर रीजनल इंक्लूजन में वो लोग को एक्सक्लूड करना, इनकम डिस्पैरिटी होना, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लेकिंग होना, बेसिक फैसिलिटीज़ जो सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज़ है वो सब नहीं मिलने का वजह से वो लोग में एक पैराचोलिज्म एंड सेपरेटिज्म, यानी कि नेग्लेक्ट है ना, नेग्लेक्टेड का जो फीलिंग है वो एराइज होता है होगा। और ऐसे एराइज जो आपका बहुत सा नॉन एक्टर्स जो होता है, नॉन एक्टर्स ऑफ द स्टेट, उसको राइज करता है। ठीक है। जैसे कि हो गया आपका NSCN लोग का राइज होना, NSCN, ठीक है, NSCN का राइज होना, आसाम के एरिया में आपका उल्फा लोग का राइज होना, ये सब रीजनल इंक्लूजन यानी कि एक्सक्लूजन, खुद को एक पैराचोलिज्म या तो सेपरेटिस्ट का फीलिंग होना, डिप्राइव फील होना, उसकी वजह से ये राइज होता है। ठीक है। तो अगर आप रीजनल इंक्लूजन करने से आप जो ये जो इंटर और इंट्रा स्टेट रीजनल डिस्पैरिटी है आप इसको रिमूव कर सकता है, एंड एवरी सेक्शंस ऑफ द इंडिया, हर एक सेक्शन, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट
या तो ईस्टर्न स्टेट हो, या तो आपका नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट हो, या तो आपका साउदर्न मोस्ट स्टेट हो, सब जो इसका बेनिफिट्स को शेयर कर सकेगा। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाउ सी, एवरी इंक्लूजन जो होता है ग्रोथ के अंदर में, इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर में, जैसे कि हो गया आपका रीजनल इंक्लूजन, उसके अलावा आपका इकोनॉमिक, सोशल इंक्लूजन, एवरी इंक्लूजन का काम अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होने से उसका आउटकम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस बहुत ज़रूरी है कुछ भी एस्पेक्ट्स को आगे ले जाने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हम लोग थोड़ा और देखेंगे। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या? It means delivery of financial service at an affordable cost to the sections of disadvantaged and low income segments of the society, है ना? ठीक है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये एक डिलीवरी सिस्टम है जहां में आप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, वो भी बहुत एफोर्डेबल कॉस्ट में, एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, जिसमें आपका जो डिसएडवांटेज एज वेल एज जो लो इनकम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जिसमें आपका वोमेन आ जाता है ना, वोमेन आता है, उसके बाद आपका डिसेबल पर्सन आता है, उसके बाद आपका एसटी और एससी का पॉपुलेशन आता है, आपका लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज आता है वो सब आ जाता है इसमें। ठीक है, सो वो सब सेक्शंस लोग को एक प्रॉपर फाइनेंशियली डिलीवर सर्विस जब आप प्रोवाइड करेगा तब उसी को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलेगा। तो टिल 2015, ठीक है, 2015 तक, यानी कि आफ्टर 2015, 2 डेकेड्स ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्मेशन के बाद, है ना, करीबन 2 डेकेड मतलब 20 ईयर्स आप मान के चलो, क्योंकि फाइनेंशियल और बैंकिंग रिफॉर्म्स तो आपका 1991 में हुआ था, यानी कि 2 डेकेड के बाद आपका सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन इन इंडियन पॉपुलेशन दे डिड नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंक अकाउंट। यानी कि आपका बैंकिंग रिफॉर्मेशन 1991 का जो हुआ है, 1990 में हुआ है, फिर 1991 से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ में रिफॉर्मेशन होने के बाद इंडिया का ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में कोई मतलब बैंक अकाउंट्स का फैसिलिटी नहीं था। लेकिन आफ्टर 2015 के बाद जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपका इंक्लूसिव ग्रोथ को वन ऑफ द मेन टारगेट टिल 2030 जब गवर्नमेंट बनाया है, तब जाके जितना हो सकेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का थ्रू आपका जो गवर्नमेंट है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना वो इम्प्लीमेंट किया है, जिसके चलते एक पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि अराउंड टिल नाउ 27.7 करोड़ ऑफ द बैंक अकाउंट खुला गया है। ठीक है, जो कि ऐसा मानता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक कि वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एडल्ट इंडियंस अभी वो लोग का पास अपना बैंक का खाता है, यानी कि बैंक अकाउंट है। सो उससे पहले ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन को कोई बैंकिंग सेक्टर में बैंक कुछ वो लोग का नहीं था। जितना सेविंग था वो लोग इन हैंड में वो लोग रखता था, या तो छोटा छोटा ऐसे मतलब नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक वाला में वो लोग रखता था। लेकिन आफ्टर 2015 जब आपका इंक्लूसिव ग्रोथ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में आया है, तो गवर्नमेंट का बाय द यूज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना के स्कीम के तहत ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एडल्ट पर्सन अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड बैंक में खोला गया है, और सच स्टेप एक गुड फाइनेंशियल इंक्लूजन में माना जाता है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल इंक्लूजन। सो डिजिटल इंक्लूजन का मतलब क्या है? इट मीन्स accessibility of the people to access and use information and communication technology। जब आदमी, कोई भी सेक्शंस का जब पीपल होता है, जब उसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को वो इजीली एक्सेसिबल कर सकता है, खुद से यूज कर सकता है, उसी को हम डिजिटल इंक्लूजन बोल सकता है। ठीक है, और ये जो है जो आपका डिजिटल है वो एक एफोर्डेबल कॉस्ट में आपको मिल जाना होगा। सो डिजिटल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ सिविक पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो इसमें अगर आप थोड़ा देखें डिजिटल इंक्लूजन में इसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम डाला है, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है?
उसको कभी हम लोग इसमें हम डाला नहीं है, लेकिन वी कैन डिस्कस द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो, नेगेटिव इम्पैक्ट। फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि डिजिटल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बेनिफिट भी है, लेकिन इंडिया में जो पॉपुलेशन है नियरली 60%, 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल इलिटरेट है। डिजिटल इलिटरेट मतलब उसको बेसिक डिजिटल स्कैनर को स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करने जानता है, लेकिन उसके अलावा डिजिटल का फंक्शनिंग वो नहीं समझता है। इसीलिए बहुत सा इंक्रीज इन डाटा हैकिंग होता है। ठीक है, इंक्रीज इन डाटा हैकिंग यानी कि दोस्त इलिटरेट डिजिटल इलिटरेट्स लोग को हैकर्स लोग हैक करके उसका जो हार्ड अर्न मनी को मतलब चोरी किया जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि वो जो अपना जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको वो और एनहेंस करे और स्ट्रॉन्ग करे, आपका जो फायरवॉल्स है उसको और भी अच्छा बनाए, ताकि वो हैकर जो उसको इजीली पेनिट्रेट ना कर सके। और साथ ही साथ डिजिटल इंक्लूजन तो कर दिया, लेकिन डिजिटल के बारे में है ना, डिजिटल का एडुकेशन इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर स्कीम, सेमिनार, इसके फॉर्म इस ऐसे मतलब वेज से गवर्नमेंट इसको और मतलब पब्लिक तक पहुंचाना है। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन एट फार फ्लंग एरियाज, इसको गवर्नमेंट पहुंचाना है, पीपल को अवेयर दिखाना है किस तरह से आपको अननेसेसरी जो लॉगिन मानता है या तो आपको मैसेज आता है उस मैसेज को क्यूरीज को मतलब बढ़ावा ना दे, वो लोग को अवेयर कराना कि सच चीज़ जो हैकर्स का वे होता है उसका जो मोबाइल ऐप्स है उसका थ्रू से हैकिंग करना। सो डिजिटल इंक्लूजन एक बहुत पॉजिटिव होता है इंक्लूसिव ग्रोथ में, लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि इंडिया में अभी भी डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, उसको बढ़ाना है सबसे पहले। जब आप उसको बढ़ाएगा तब जाके कंप्लीट 100% डिजिटल इंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एनवायरमेंट इंक्लूजन। एनवायरमेंट इंक्लूजन इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया और द गवर्नमेंट दे हैव टू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, आपका जो रूरल पॉपुलेशन है, और वो रूरल पॉपुलेशन में मैक्सिमम जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन सिंस एंशियंट टाइम, वो लोग का जो एनवायरनमेंट में वो लोग का जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट वो लोग का अपना गोड, या तो वो लोग का जो रिलीजियस और वो लोग का जो रिलीजियस और वो लोग का जो कल्चरल सेंटिमेंट्स है ना, रिलीजन और कल्चरल सेंटिमेंट्स है, वो उसका एनवायरनमेंट यानी कि फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन का स्पेशली वो लोग का जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, फॉरेस्ट वो लोग का रिलीजन एंड वो लोग का जो कल्चर होता है उससे वो जुड़ा है, उससे वो अटैच है। और इसीलिए एनवायरमेंटल इंक्लूजन में रैम्पेनिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है ना, मतलब बिना आपका एनवायरमेंटल नॉर्म्स एंड लैक ऑफ एनवायरमेंटल असेसमेंट, ये जो क्या कर देता है आपका डिग्रेडेशन कर सकता है, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट एज वेल एज दोज पीपल लिविंग अराउंड दोज फॉरेस्ट एरिया। तो इसीलिए एनवायरमेंटल इंक्लूजन में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, एज वेल एज वहाँ का जो लोकल सीबीओस है, उससे प्रॉपर डिस्कशन करके ही एनवायरमेंटल इंक्लूसिव करना है। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल इंक्लूसिव से क्या होता है, वो थ्रेटन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में डिपेंड करता है। साथ ही साथ ये एक्सटेंशन ऑफ द आपका नेचुरल फ्लोरा एंड फौना उसको करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है होगा। सो आपका जो कंट्री यानी कि कंट्री का जो फेथ है वो बेसिकली एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, सो इसलिए अगर आपको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है तो एनवायरमेंटल इंक्लूजन में सबसे पहले वो पर्टिकुलर एरिया का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट विदाउट एनी फ्रोजरी आपको करना है। साथ ही साथ वहाँ का जो लोकल पीपल का सीबीओस के साथ मिलके आपको मतलब डिस्कस करना है कि उसका फर्दर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। साथ ही साथ वहाँ में जो फ्लोरा एंड फौना है उसका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किस तरह से वो कर सकेगा, और वहाँ का जो एंडेमिक चीज़ होता है उसको कैसे प्रिजर्व कर सकेगा, क्योंकि डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द लॉसेस ऑफ दोज वैल्यूज
वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए एनवायरमेंटल इंक्लूजन जरूरी है इंक्लूसिव ग्रोथ में, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दोस लिविंग अराउंड दोस एनवायरमेंट एरियाज। जैसे हो गया अभी एनवायरमेंटल इंक्लूसिव में, अगर एग्जाम में पूछेगा, यू कैन यूज मेनी एग्जाम्पल्स, लेकिन रिमेंबर इन एवरी एग्जाम्पल्स आप कभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकेगा। यानी कि जो गवर्नमेंट को आप सर्व करने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम दे रहा है पब्लिक को सर्व करने के लिए, वहां पे आप गवर्नमेंट को कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर में दूर का पॉपुलेशन, मतलब एग्जाम्पल लेना जरूरी नहीं है। तो सपोज एग्जाम में कभी एनवायरमेंटल इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस का टॉपिक में आने से, यू कैन यूज एग्जाम्पल्स ऑफ सियांग बेल्ट। सियांग बेल्ट में आपका जो सियांग डैम का जो इश्यू चल रहा है, सियांग डैम, उसको आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का थ्रू, यानी कि पॉजिटिव फॉर्म में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं आंसर में, ठीक है। कि वो मतलब अगर करने से उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन भी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको किस तरह से गवर्नमेंट टैकल करना है, ये आप यूज़ करिए। इतना दूर का एग्जाम्पल यूज़ करने से बेटर आप वो यूज़ कर सकता है सियांग बेल्ट का रीजन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, उसका एलिमेंट के बारे में, उसके डायमेंशन के बारे में, मल्टी डायमेंशन के बारे में हम पढ़ा है, तो नेक्स्ट है कि स्ट्रेटजी, कि हम उसको इंक्लूड कैसे करें, है ना। क्या क्या स्ट्रेटजी से हम इंक्लूसिव ग्रोथ को डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ का है, इंक्लूसिव ग्रोथ का स्ट्रेटजी में सबसे फर्स्ट है redirect and broaden the flows from the globalization to the hinterland excluded beneficiary। यानी कि अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ को सक्सेस बनाना है, आपको ग्लोबलाइजेशन को वो जगह में लेके आना है जो सबसे हिडरलैंड, सबसे फार फ्लैंग और सबसे दूर में है, वो लैंड में आपको उसका डेवलपमेंट पहुंचाना है, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, दो इंपॉर्टेंट चीज। पहला, क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज, है ना। ऐसा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है जो आके जाके सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके। दूसरा, वही अपॉर्चुनिटी को आप हर एक जगह में एक्सेसिबल बना देना है, यानी कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके सिर्फ जो बेनिफिशियल सेक्टर को देने से नहीं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके आपको वो मार्जिनलाइज सेक्टर में आपको पहुंचाना है, डिफ्यूजन ऑफ दोस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और वो डिफ्यूजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे कर सकेगा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकेगा, स्पेशली सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट, है ना, की कंपोनेंट ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी ये है कि आपको बहुत इन्वेस्टमेंट आगे करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान करना है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एरियाज, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर द फार्मर्स डेवलप करना है। ऐसा होने से क्या होगा, एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, सो उसको इंक्रीज करने से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली एक लार्जर एरियाज को, यानी कि लार्जर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको वो कर्टेल, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली वो कर्टेल करके इंक्लूसिव ग्रोथ के टूवर्ड्स जाने के लिए मदद करता है। उसके अलावा देखो, हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजीज पढ़ रहा है, तो इस स्ट्रेटजीज में इसके अलावा और क्या स्ट्रेटजी कर सकता है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। होगा। सो क्या और स्ट्रेटेजी कर सकता है बोलने से, इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट थ्रू यूनिक सोशल सेफ्टी नेट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट जो ना ओनली एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का थ्रू, हैंडलूम यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री है उसका थ्रू से आप इसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ज़्यादातर आपका एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर में इंक्रीज करना। नाउ रिमेंबर दिस, जब आप ये सेक्टर के बारे में बताता है तो आप अमर्त्य सेन तो एक इकोनॉमिक्स से आप लोग सब जानता है ना, ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो अमर्त्य सेन का जो मॉडल है, जहां में वो बोलता है डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, जहां में वो इंपॉर्टेंस ऑफ द डेवलपमेंट के बारे में वो बताता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में वो बोलता है अमर्त्य सेन कि एजुकेशन हेल्थ सेक्टर जो बेसिक सेक्टर है, जब तुम ये सेक्टर को डेवलप करोगे ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव ग्रोथ आ जाएगा और कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और इसमें वो क्या बोला है अमर्त्य सेन, एग्जाम्पल आपका केरला मॉडल को लिया है। ये सब एग्जाम्पल आपको एग्जाम में यूज करना है, केरला मॉडल को लिया है।
ठीक है। तो केरला मॉडल में वो बताया है कि किस तरह से एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को जब आप इंक्रीज करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, तो एजुकेशन इटसेल्फ भी वन ऑफ द मेन फैक्टर्स होता है जो आगे जाके इंक्लूसिव ग्रोथ को बना देता है, यानी कि पार्टिसिपेशन एंड आउटकम को बढ़ा देता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये जो टास्क है जहां में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम बोल रहे हैं, ये एक बहुत महमूद टास्क है। महमूद टास्क मीन्स बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ये एक ऐसे टास्क है जिसको गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकता है। इंडस्ट्री एज वेल एज जो सिविल सोसाइटी है हम लोग का, है ना, जो आपका जो प्राइवेट सीबीओस है, प्राइवेट सेक्टर्स है, वो सब मिल के इसको ग्रो करने में मदद कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि सिविल सोसाइटी के बारे बता दे, सिविल सोसाइटी डिजाइन, गवर्नेंस, ओवरसाइट, ये सब में वो मदद कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा इनकम डिस्पैरिटी एंड ग्रोइंग एस्पिरेशन ऑफ द पीपल जो है, उसको कैसे हम एड्रेस कर सकता है थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स लाइक एनजी एमरिका एंड अदर इंक्लूजन्स, है ना। उसके थ्रू से हम और भी पीपल को इंक्लूसिव साथ में कर सकता है। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। सो डायमेंशंस ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ में हम देखेंगे कि उसका कौन कौन सा चीज़ है, कौन कौन सा ऐसे डायमेंशंस है जो इंक्लूसिव ग्रोथ करने में मदद करता है। सबसे पहले तो गवर्नेंस होगा ही है ना, गुड गवर्नेंस तो होना ही है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। सो गुड गवर्नेंस जो है वो एक फंडामेंटल पिलर है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। ठीक है। एक गुड गवर्नेंस ऐसा है जो आपका एवरी इंक्लूजन ऑफ द मतलब एवरी मतलब मैकेनिज्म को वो कनेक्ट कर सकता है, जहां में इंक्लूजन एज वेल एज डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये एक फीचर्स, ये बेसिक प्रॉपर्टी फीचर्स उसके पास होना है। एक गुड गवर्नेंस के पास डिसीजन मेकिंग होना है, ट्रांसपेरेंट होना है ना, अकाउंटेबिलिटी रखना है। सो ये उसका कैरेक्टर्स होता है। और इस तरह से इफिशिएंट गवर्नेंस जो क्या करेगा, इम्प्रूव्स डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपका आउटरीच जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको वो रीच कर सकेगा। ठीक है। और ऐसा होने से पॉवर्टी को डिक्रीज कर सकेगा, डिस्क्रिमिनेशन को डिक्रीज कर सकेगा। ठीक है। होगा। सो ये जो गवर्नेंस है ये किस तरह से और भी बेटर बन सकता है, बेटर एक डायमेंशन बन सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ का। तो ये जो ई गवर्नेंस का सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकता है ना। तो ई गवर्नेंस सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है, ऐसा होने से जितना हो सकेगा आपका जो बहुत सा फार फ्लैंग एरियाज में प्रॉपरली पब्लिक सर्विस डिलीवर हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ एक एफोर्डेबल और एक्सेसिबल सर्विस प्रोवाइड कर सकेगा। और गुड गवर्नेंस से क्या होता है, गुड पॉलिसीज वो इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे वो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसको और स्ट्रेंथन कर सकेगा, इफिशिएंट कर सकेगा, ग्रास रूट लेवल में गवर्नेंस ले सकेगा, ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस। ठीक है। ग्रास रूट लेवल का जो गवर्नेंस है उसको कर सकेगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो दो इंपॉर्टेंट पिलर है आपका गुड गवर्नेंस के लिए, उसको जैसे कि आपका आरटीआई है ना, आरटीआई जो गवर्नमेंट सिंस 2005 वो इम्प्लीमेंट किया है, उसके थ्रू से वो एक अच्छा गवर्नेंस एक इंक्लूसिव ग्रोथ में करने में मदद करेगा। उसके बाद एनर्जी एंड रिसोर्सेस, है ना। एनर्जी एंड रिसोर्सेस दूसरा डायमेंशन है इंक्लूसिव ग्रोथ का। सो इंडिया का जो एनर्जी कैपेसिटी है ना, एनर्जी कैपेसिटी को बहुत जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इंडिया का जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अभी भी बहुत इनएडिक्वेट है। और इंडिया जो अभी भी अनरिलायबल पावर सप्लाई अभी भी कर रहा है, जो कि उसका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रोथ को अभी भी हैम्पर कर रहा है। लेकिन सिंस 2022 से यू विल सी इंडिया जो अपना इंक्लूसिव ग्रोथ का स्पेशली जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसका जो ओल्ड वेज है उसको वो रिफॉर्मेशन लेके आ रहा है। जैसे कि इंडिया जितना हो सकेगा आपका जो बायोफ्यूल्स है, ओके, बायोफ्यूल्स है उसका डिपेंडेंसी को वो रिड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिड्यूस बायोफ्यूल का जो यूज़ है उसको वो रिड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। इसीलिए इंडिया में सिंस 22 से बहुत कुछ चेंज कर रहा है, स्पेशली एनर्जी को लेके, जैसे कि यूज़ ऑफ द इथेनॉल,
है ना, यूज ऑफ द इथेनॉल इन द फॉसल फ्यूल, उसके अलावा आपका जो पाम ऑयल्स है ना, इरेबल पाम ऑयल से उसको मतलब बहुत सा सेक्टर्स में उसका प्लांटेशन करके उसको सक्सेस करने के लिए कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आपका हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे अरुणाचल का जगह में बहुत सा हाइड्रो पावर का एस्टैब्लिशमेंट चल रहा है। तो ऐसा करके जितना हो सकेगा उसका फॉसल फ्यूल का उसमें मतलब जो डिपेंडेंसी है उसको वो कम्प्लीटली रिड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहा है सिंस 2022, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा, इस तरह से रिफॉर्मेशन लेके आने से आगे जाके वो आपका एनर्जी सोर्सेज जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको वो रिड्यूस करके और उसको इंक्लूसिव करके और बड़ा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी, है ना। सो टेलीकॉम को एट अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करना, मल्टीपल मेजर्स यूज करना, ठीक है। ऐसा होने से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फ्यूज करना, तो ये सब सिस्टम जो कॉम्पिटिटिव सिस्टम जो एराइज हो रहा है उसको गवर्नमेंट जो उसको प्रॉपरली टैकल करना और सेटिंग अप जितना भी टेलीकॉम सेंटर्स डिफरेंट डिफरेंट फार फार फ्लंग एरियाज में, और पीपीपी जो मॉडल्स है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो मॉडल है उसको और भी मतलब एनहेंस करना, ये पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टिसिपेंट है उसको और भी इन्वॉल्व करना, ताकि वो इंडिया का जो टेलीकॉम ओवरऑल सेक्टर है उसको वो बहुत इंक्रीज कर सकना, ठीक है। और सच एफर्ट्स हैड बीन सीन एंड इज सक्सेसफुल होके 2007 में अराउंड 18.3% देखने को मिला है, और अभी 2018 तक 92% इंक्रीज होने को देखा है, ठीक है। सो टेलीकॉम क्या होता है, ये रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट 58% हर एक रूरल डिजिटल एरियाज में पहुंचा गया है, और ऐसे होने से ये एक अपग्रेडेशन एंड फिजिकल इंसेंटिव्स टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को वो बहुत बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ ये जो परसेंटेज है 58%, इसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, ताकि वो एवरी सेक्टर्स ऑफ द स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में, है ना, हिली हिमालयन टेराइन रीजन में, ये सब एरियाज में सच टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पहुंचना वो बेसिकली पूरा मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है ना, इट इज नेसेसरी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन का मुश्किल होता है, रिमेंबर, ठीक है। सो प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है वो पार्ट ऑफ द इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, और अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है तो आपको एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पीपीटी जो मॉडल है उसको बनाना है, और ऐसे बना के उसको सक्सेस कराना है, तभी जाके आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी लार्ज पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़्यादातर बैकवर्ड और प्रोमोट एरियाज का है, रिमोट एरियाज के लिए है, वहाँ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कनेक्टिविटी हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। सो ये नेसेसरी है। उसके बाद एजुकेशन। सो इंक्लूसिव ग्रोथ में क्वालिटी एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट मीन्स है, जिससे एक बेटर जॉब मिलने का चांस होगा, इंक्रीज इनकम होगा, एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो सकता है, ठीक है। सो एजुकेशन में आपका जो प्राइवेट सेक्टर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ये न्यू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने में मदद कर सकता है, उसके अलावा कैपिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेसिबिलिटी कर सकता है ना। तो उसमें आपका जितना भी ऑपरेटिंग यूनिवर्सिटी, आपका जो आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स है, वो सब में प्राइवेट पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में फ़िलहाल ये जो हायर एजुकेशन है वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट का वजह से ही वेल इस्टेब्लिश हो गया है, और इसीलिए एजुकेशन का सेक्टर्स को और भी इन्वॉल्वमेंट करके पीपीटी मॉडल्स के थ्रू हम और भी इन्वेस्टमेंट करके इस्टेब्लिश कर सकता है। उसके बाद हेल्थ केयर। सो डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ में हम क्या कर सकते हैं, जो हेल्थ केयर है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, उसको हम और भी एफोर्डेबल बना सकते हैं बाय इन्वॉल्विंग द स्टेक होल्डर्स, जिसमें प्राइवेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज वेल एज सिविल सोसाइटी,
ठीक है। तो ये दोनों का कलेक्टिव एफर्ट का वजह से आपका जो कॉस्ट रिलेटेड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट, साथ ही साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है ना, जिसमें मिनिमम आपका जो हेल्थ एक्सपेंशन मतलब इंश्योरेंस, जिसमें जितना हो सकेगा जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो ये जो सेक्टर है इसमें अभी भी बहुत अनटेप पोटेंशियल है और गवर्नमेंट इसको और भी एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग डायमेंशन देखा है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका चैलेंजेस बिफोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के आगे में क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो फर्स्ट चैलेंजेस ये है करप्शन एवरीवेयर, है ना। सो सबसे फर्स्ट चैलेंज है करप्शन कपल्ड विद ब्लैक मनी। जो ये करप्शन होता है, जैसे कि करप्शन में एक एग्जांपल आपको हम दे देगा, आपका शुरुआत का जो पीडीएस सिस्टम था, पीडीएस सिस्टम को जिसको 1967 में डाला गया था। ठीक है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, जहां में एक बिलो पॉवर्टी जो पीपल है, बीपीएल पीपल को, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, उसको गवर्नमेंट जो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करता था, जैसे कि आपका चावल, चीनी, दाल, एक वेरी अफोर्डेबल प्राइस 3 रुपया 11 रुपया में प्रोवाइड करता था। लेकिन ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, ये वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड सिस्टम बना है। यहाँ में इतना करप्टेड था कि ये सिस्टम को आगे जाके मतलब क्लोज करना पड़ा था आपका गवर्नमेंट को। ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट इसको ईपीडीएस, इलेक्ट्रॉनिक पीडीएस बोल के गवर्नमेंट इसको फिर से शुरू किया है, 1994 में फिर से लागू किया है इसको। ठीक है। सो ईपीडीएस में क्या होता है, अभी आपका जो अकाउंट यानी कि आधार का जो अकाउंट नंबर है, पूरा अकाउंट नंबर जो है, इलेक्शन कार्ड से हो किसी से भी हो, वो अकाउंट नंबर को आपका ये पीडीएस का अकाउंट के साथ जोड़ता है। तो ऐसे होने से डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट सिस्टम होता है, तो उसको गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। ठीक है। सो करप्शन एवरी सेक्टर्स ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशंस ऑफ द ऑफिस में आपको देखने को मिलता है। सो वो सबसे बड़ा चैलेंजेस है। दूसरा, पुअर गवर्नेंस एंड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस, इनएफिशिएंसी। सो पुअर गवर्नेंस यानी कि पुअर डिलीवरी सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज मेनली ड्यू टू द करप्शंस। उसके अलावा ब्यूरोक्रेट इनएफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेट इनएफिशिएंसी कब होता है, जब पॉलिटिकल प्रेशर इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जब पॉलिटिकल प्रेशर इन्वॉल्व होता है तो एक ब्यूरोक्रेट वो सर्विस नहीं दे सकता है जो उसको देना चाहिए, वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर में कर्टल होके ब्यूरोक्रेट इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर जो डेवलपमेंट आपका अर्बन एरियाज है ना, अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज लोग में ज़्यादातर जितना वेलफेयर स्कीम है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ओके। सो ऐसा होने से क्या होता है कि आपका जो एरियाज, जैसे आगे में भी एग्जांपल हम यूज़ किया है झारखंड और उड़ीसा का, जिसमें रिसोर्सेज बहुत है लेकिन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते वहाँ में डिप्राइडेशन आपको देखने को मिलता है, और इसीलिए वहाँ का जो स्टेट का जो पीपल है उसका क्राई आपको सुनने को मिलता है। ठीक है। सो वो है कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे नॉर्थ ईस्ट को ही ले लो, है ना। नॉर्थ ईस्ट में एक्सेसिव एक्सक्लूशन का वजह से वो एक पैराचोलिज्म है ना, सेपरेटिज्म का जो फीलिंग है वो राइज होता है। ओके। उसके बाद अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विस। सो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में बेसिक सर्विस जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोवाइड करना है वो नहीं मिलता है, जैसे कि हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर सेक्टर में मान के चलो, आपका एजुकेशन सेक्टर्स में मान के चलो, साथ ही साथ आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्या होगा, टेलीकॉम भी मान के चलो, है ना। आज आप बिलीव नहीं करेगा, देयर आर सर्टेन फार फ्लंग एरियाज इवन टिल टुडे 2025 का जो डेट है, 25 का जो डेट है, फार फ्लंग एरियाज में मोबाइल का कनेक्शन नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है अभी भी। ठीक है। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, ऑल द वे उसको टाउन में आके वहां से फोन कनेक्शन करना पड़ता है, और रोड का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, रोड है ना, रोड एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सो ये सब क्या होता है, बेसिक सर्विस प्रोवाइड नहीं होता है, तो ऐसा होने से भी एक सक्सेस सप्रेशन का फीलिंग आता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है
फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द इंडिया। ओके, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया वो ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में होता है ना? और उसको इनिशिएटिव लेना है टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विस स्पेशली टू द लार्ज फार फ्लंग एरियाज, जहाँ में आपका ऐसा पॉपुलेशन रहता है जो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है। जब आप प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपर पॉपुलेशन सेंसस, राइट पॉपुलेशन सेंसस करके जब आप वर्क करेगा, तभी आपको इंक्लूसिव ग्रोथ का एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया में आपको उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है इंक्लूसिव ग्रोथ रिलेटेड स्कीम। सो ये इंक्लूसिव ग्रोथ रिलेटेड स्कीम आपको याद करना है, ये आपका प्रीलिम्स के लिए जरूरी होता है। ठीक है, प्रीलिम्स में ग्रोथ रिलेटेड स्कीम्स को पूछा जाएगा, और स्पेशली जो आपका 2024 है ना, 2025, ठीक है, साथ ही साथ देयर आर सर्टन स्कीम, जैसे कि आपका मेक इन इंडिया स्कीम, इस तरह से स्कीम का ईयर डेट, उसका जो ऑब्जेक्टिव है आपको याद करना है, ताकि सपोज इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये जो स्कीम से एक दो आप डाल सकें। ऐसा डालने से आपका आंसर को और भी मतलब एप्रिशिएबल बना सकता है। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ रिलेटेड स्कीम, उसको हम लोग एक बाय एक सब बहुत हंड्रेड सा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जो ऐसे स्कीम्स को हम इंक्लूड किया है जो एवरीवेयर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी नहीं छोड़ा है, एवरी स्टेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन जहाँ में सक्सेसफुल रहा है, वो सब स्कीम को लेके हम डिस्कस किया है। और उसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको आपको पढ़ना है प्रीलिम्स मेंस के लिए भी। ठीक है, सो फर्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। सो प्रधानमंत्री जन धन योजना ये एक ऐसा स्कीम है जहां से आपको फाइनेंशियल सर्विस, मेनली बैंकिंग, सेविंग है, डिपॉजिट है, रिमिटेंस है, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब अफोर्डेबल मैनर में एक्सेसिबिलिटी देता है। ठीक है, याद रखिए, ये एक नेशनल मिशन है जहां में आपको फाइनेंशियल सर्विस, ज़्यादातर बैंकिंग सर्विस, डिपॉजिट, रिमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन एट अफोर्डेबल मैनर देता है। ठीक है, और ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में जो लागू हुआ है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसके वजह से अराउंड 70% ऑफ द इंडियन जो पीपल है वो बैंक का खाता खोला है, ये याद रखिए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए होगा। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना का? सो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अकाउंट आपको कोई भी बैंक या ब्रांच में आप खोल सकता है, और यहाँ में आपको जीरो बैलेंस से आप अकाउंट खोल सकता है। देखो, जीरो बैलेंस, ज़्यादातर जो बैंकिंग है, कुछ कुछ सेक्टर्स होता है, वो लोग का नॉर्म हिसाब से जीरो बैंक, आजकल तो जीरो बैलेंस वाला खोलना मुश्किल होता है ना। सो जीरो बैलेंस होगा। इसमें क्या होता है, आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, है ना। उसके बाद इसका अंदर में 1 लाख का इंश्योरेंस है ना, 1 लाख से 30,000 का जो इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, वो भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये एक ऐसा मतलब गवर्नमेंट का प्लान है जिसका थ्रू बेनिफिशियरी अकाउंट को वो डायरेक्टली आधार का साथ लिंक करता है, और ऐसे लिंक करने से क्या होता है, जितना भी आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम है, स्पेशली पीडीएस का हो गया, है ना, ये सब आपको, और साथ ही साथ आपका जो गवर्नमेंट का MG NREGA हो गया, वो सब का जो पेमेंट है वो सीधा आपका अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि वो करप्शन जो है उसको रिड्यूस करेगा, मिडिल मैन पर्सन जो था ना पहले का, उसको रिड्यूस करता है। सो अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना 37 करोड़ ऑफ द अकाउंट्स हैज बीन ओपन। शायद ये इससे ज़्यादा हो गया अभी। ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया, पहले 27 था, अभी 37 और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब तक आप 2025 में यानी कि 26 में आप देगा, उसमें फिर करंट रिकॉर्ड को आप फिर मतलब फिर से अपडेट करना। ठीक है, उसके बाद संसद आदर्श ग्राम योजना 2014। ठीक है, तो आपका ये जो स्कीम है संसद आदर्श ग्राम योजना, ये जो 3 आदर्श ग्राम बाय March 29, जिसमें आपको क्या करना है, जितना हो सकेगा पीपल को एक क्वालिटी बेसिक एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज को वो लॉग इन करने में मदद करता है। ठीक है, सो ये जो सबसे पहले इसका 2016 में, इस 14 में डाला है,
2016 में इसका फर्स्ट अचीव हुआ है, 2019 में इसका 3 अदर्स प्रोग्राम डाला गया है, और अभी जो है 5 यानी कि 24 में 5 आदर्स ग्राम का प्रोग्राम डाला गया है। तो ये आदर्स ग्राम का प्रोग्राम जो होता है, आपका वहाँ का जितना जितना जगह का जो एमएलए होता है, वो एमएलए का अंदर में होता है। तो एमएलए क्या करता है, उसमें से जो रिक्वायर्ड है वो एक एक ग्राम का जो ऑफिस है उसको वो देता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, ये जो आदर्श ग्राम है, इसका जो वैल्यू है, इसका कोर वैल्यू, ये आपका महात्मा गांधी का स्कीम से लिया, वेलफेयर स्कीम से, ठीक है, महात्मा गांधी का वेलफेयर स्कीम से, जहाँ में कम्युनिटी का स्पिरिट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए करता है। तो यहाँ में आपका एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटाइजेशन, एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड के लिए करता है। और जैसे हम बताए, इसको आपका जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होता है वो इसका स्कीम को पकड़ता है, और ग्राम पंचायत में डिफरेंट ग्राम सेक्शंस को वो हर एक ग्राम सेक्शन से, मतलब जितना ग्राम है उसमें से 5 अदर सेक्शंस को वो दे सकता है। उसके बाद अटल पेंशन योजना। ये अटल पेंशन योजना आपका 2015 में लागू हुआ था, है ना। और ये आपका जो पुराना स्कीम है स्वावलंबन, वो स्कीम को ये रिप्लेस करता है, ठीक है। ये स्कीम में क्या करता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ द वर्कर्स है ना, वो लोग के लिए एक वॉलेंट्री सेविंग प्रोग्राम है, सेविंग रिटायरमेंट प्रोग्राम, जहाँ में 99% ऑफ द जो 88% ऑफ जो टोटल लेबर फोर्स है वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का है। जैसे कि आप इसको मान के चलो पेंशन जैसा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अटल पेंशन योजना में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, जिसका सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो सेक्टर्स का जो वो सेक्टर्स का जो फोर्स है, वो लोग जो अपना जो डेली सेविंग है ना, उसको वो लोग डिपॉजिट बना के अटल पेंशन योजना में डिपॉजिट बना के वो लोग डाल सकता है। तो जब वो रिटायर होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट वो जितना पैसा डाला उसका इक्विवेलेंट अमाउंट गवर्नमेंट डालेगा, और उसी से रिटायरमेंट उसका पेंशन बन के यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ में क्या होता है, यहाँ में मिनिमम पेंशन अमाउंट एट द एज ऑफ 60 वो देता है, ठीक है। और यहाँ में क्या होता है, और मिनिमम एज जो होता है 40 से 60 ईयर्स तक का, 40 से 60 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ में गवर्नमेंट जो 50% जो होता है उसको गवर्नमेंट देता है, ठीक है। और आपका यहाँ में कंट्रीब्यूशन कितना हो सकेगा, मिनिमम 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, विच एवर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। ये 2015 को डाला गया था, 9 मई 2015 को। और ये एक ऐसा स्कीम है जो ईयरली कवरेज देता है, और ईयरली बोलने से 1 जून ऑफ ईच ईयर, 1 जून ऑफ ईच ईयर से लेके 31 मई ऑफ द कमिंग ईयर, यानी कि ऐसे मान के चलो 1 जून ऑफ 2024 होने से ये हो जाएगा आपका 31 मई ऑफ 2025, यानी कि 1 साल का कवरेज, ठीक है। यहाँ में क्या होता है, आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में टाई अप करके आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के साथ, रूरल या तो कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ आपको ये बीमा योजना यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा आपको ऑफर किया जाता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कैरेक्टर्स क्या क्या है, इसमें आपको ज़्यादातर एज ग्रुप 18 से 50 ईयर्स वो लोग के लिए किया जाता है, जहाँ में बैंक खाता होना पड़ेगा, है ना। और वो लोग जो इसको ज्वाइन करना है यूजिंग आधार, ठीक है, आधार उसका मेन केवाईसी होता है, उसका थ्रू से वो ज्वाइन करता है। और यहाँ में आपको 2 लाख का जो इंश्योरेंस है वो 1 साल तक कर सकता है, ठीक है, 2 लाख का। और यहाँ में प्रीमियम जो होता है 330 रुपीज़ करके आप डायरेक्ट ऑटो डिबिट इंस्टॉलमेंट आप कर सकता है अपना बैंक अकाउंट से, है ना। और वो जो मतलब कोई कोई का क्या होता है डेली काटता है, किसी किसी का एनुअली एक साथ काटता है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर में, होगा, ठीक है। ये उसी के बारे में है। और यहाँ में क्या है, यहाँ में रिन्यूअल भी कर सकता है, कभी कभी एक्सीडेंटल डेथ हो गया, साथ ही साथ इसमें डिसेबिलिटी का कवरेज भी होता है, होगा। और यहाँ में डिसेबिलिटी का जो सेक्शन है 18 से 70 ईयर्स होता है, जहाँ में 12 रुपया का मतलब सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, वो आपका बैंक आपसे काटेगा, होगा। उसके बाद आता है डिजिटल इंडिया 2015। ये जो जैसे कि अटल पेंशन हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ये लोग को
प्रीलिम्स में पूछता है ईयर को, प्लीज ईयर को याद करो, बाहर करो प्रीलिम्स के लिए भी। नेक्स्ट होता है डिजिटल इंडिया 2015। सो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है ना? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द पब्लिक सर्विस को हम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जिसमें हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हम इंडिया को डिजिटल वर्ल्ड बनाना, यानी कि आपका ऑनलाइन सर्विस यूज करना, इंटरनेट सर्विस यूज कर सकना। ठीक है, सो वो है आपका डिजिटल इंडिया। तो यहाँ में क्या है आपका डिजिटल इंडिया, यानी कि अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर में आपका जितना भी मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स है वो सब इसका डिजिटल का अंदर में आएगा। और यहाँ में आइडिया टॉट्स ये सब सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव विजन्स है, उसको सब हम इम्प्लीमेंट कर सकता है थ्रू डिजिटल इंडिया। ठीक है, सो आपका ये जो डिजिटल इंडिया है इसमें इसका पिलर, इसका जो प्रोविजंस, इसका अंदर में क्या क्या 9 प्रोविजंस है उसको देख लेगा। जैसे कि सबसे पहले ब्रॉडबैंड हाईवे बनाना है ना, यूनिवर्सल एक्सेस कर सकना मोबाइल कनेक्टिविटी का, पब्लिक इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बनाना, ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म रखना। जैसे कि अभी आप देखिएगा हम लोग का जो ये है हम लोग का जो बजट है, याद रखो ठीक है, इंडिया का जो बजट है, बजट भी हम लोग का ई बजट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक बजट। आपको सब कुछ ई पाई में मिल जाएगा। उसका बाद ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है ना, सब कुछ जितना हो सकेगा एवरीथिंग को इलेक्ट्रॉनिक वेज में बनाना। आईटी फॉर जॉब्स है ना, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ठीक है, आईटी फॉर जॉब, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये सब। तो ऐसा होने से क्या होता है, ये पब्लिक को हर चीज ऑनलाइन में मिल जाएगा विदाउट एनी हैसल फ्री। ठीक है, और ऐसा होने से वो बहुत जल्दी पब्लिक गुड्स एंड सर्विस सिस्टम इन द नेशन वो प्रोवाइड कर सकेगा। ओके, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भी आपका 2015 का है। तो ये जो लॉन्च हुआ है 8 अप्रैल 2015 में, और ये एक ऐसा सिस्टम है जहां में फ्री लोन्स स्पेशली टू मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो इंक्लूसिव ग्रोथ अपना जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको कर सके होगा। सो इसलिए यहाँ में जितना भी आपका मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ में क्या होता है, ये स्कीम में यंग एजुकेटेड और स्किल वर्कर्स है, वो लोग को फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनने में मदद कर सकता है होगा। उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2015 होगा। तो ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर इसको 21 फरवरी 2016 में इसको राजनांदगांव इन छत्तीसगढ़ में इसको डाला गया है। ये क्या है, अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। इसको याद रखो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्बन प्रोवाइडिंग अर्बन, इसको हम पूरा बोलता है, पूरा याद रखो इसको पूरा को। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, ये जो ना ब्रेन चाइल्ड ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ APJ अब्दुल कलाम, हम लोग का जो कलाम साहब था। ठीक है, अब्दुल कलाम सर जो है हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट और एज वेल एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये उसका स्कीम है, उसका जो कंसेप्चुअल स्कीम है। ही सेड कि रूरल पॉपुलेशन को ऑल द वे अर्बन में लाने का बदली रूरल एरियाज में वो लोग को हम अर्बन का जब फैसिलिटीज देगा तो वहाँ में रूरल से अर्बन में इन्फ्लक्स नहीं होगा, यानी कि माइग्रेशन नहीं होगा। सो ये मिशन जो श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है वो पूरा है, जो कि ब्रेन चाइल्ड ऑफ APJ अब्दुल कलाम से आता है। ओके, सो यहाँ में क्या है, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्किल डेवलपमेंट है, हम उसको रूरल एरियाज में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या पूरा स्ट्रेटजी। ठीक, उसके बाद भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। ये क्वेश्चन आपका APSSB में भी पूछ चुका है। ठीक है, APSSB में पूछा है, जिसमें इसका डेफिनेशन पूछा गया है ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी।
होगा। और ये इसको जो डेवलप किया है वो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी को भी पूछ चुका है, एपीएसएस भी पूछा है इसको भी, ठीक है। तो यहाँ में क्या होता है, आपको फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल कैशलेस ट्रांजैक्शन करता है। आपका मोबाइल का वो यूपीआई सिस्टम है, पेटीएम, गूगल पे, उसका थ्रू से आप इजीली पैसा एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकता है। तो ये उसका बारे में है, ठीक है। और ये 2016 में लागू हुआ है। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016। दूसरा है स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016। ये आपका 5 अप्रैल 2016 में इसको लागू किया गया था। इसमें क्या है, आपको बैंक लोन देगा 10 लाख से 1 करोड़ तक। 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको बैंक लोन देता है, जिसमें आप ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट या तो शेड्यूल ट्राइब से होना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद आप या तो आप वोमेन होना पड़ेगा, है ना, वोमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से। तो इसमें क्या है, आपको मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में इसको दिया जाता है। और यहाँ में आपको अराउंड 51% जो स्टेक होल्डर्स है वो सब भी आपका आइदर एसटी या एसटी या एससी वोमेन, एसटी एससी या वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। तो ये जो स्कीम है इसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो पकड़ता है। और ये लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री विद्या वंदना योजना। ये योजना आपका 2017 में आया है, ठीक है। ये योजना आपका 2017 में आया है। यहाँ में क्या है, विद्या वंदना योजना, एल्डरली एज पर्सन फ्रॉम 60 इयर्स एंड अबव, उसका फ्यूचर का जिसका मतलब इनकम नहीं है और अनसर्टेनिटी है, उसके लिए ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ओल्ड एज में, ठीक है। और ये जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसके अंदर में भी इसको प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ में 8% पर एनम आपको 10 साल तक दिया जाता है, होगा। उसके बाद सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम मतलब हर घर सहज बिजली, है ना। ये स्कीम हुआ है आपका 2017 में। सौभाग्य स्कीम को एपीपीएससी का जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स ऑफ 2016 और 17, वहां पे इसको पूछा गया था, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सौभाग्य स्कीम है क्या। तो रिमेंबर, सौभाग्य स्कीम एक ऐसा है, सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य मतलब यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, जहां में आपका रूरल एज वेल एज जो अर्बन एरियाज है, वो एरियाज में इलेक्ट्रिकल सब जगह में इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करना, बिजली का बिल बनाना, ठीक है, होगा। ये उसके बारे में है, कहाँ कहाँ में कितना कितना ईयर्स में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, ये उसका बारे में है, ठीक है। ज़्यादातर स्टेट्स और जितना यूनियन टेरिटरी से छत्तीसगढ़ को छोड़ के सब जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मिला है बोल के बताया गया है। उसके बाद आता है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत आपका 2018 को किया गया था। ये एक ऐसा स्कीम है जो आपका हेल्थ इश्यू एट ऑल लेवल्स, स्पेशली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल है, वो सब लेवल जो बीमार है वो सब आपका ये स्कीम का अंदर में आता है। तो आयुष्मान भारत के अंदर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऐसा एक प्रोग्राम है जहां में आपको इंश्योरेंस कवर देता है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर। लेकिन ये इंश्योरेंस का अगर कवर आप अगर एडमिट है तब दिया जाता है। मेडिकल एडमिट करके आपका जो ऑपरेशन का इश्यू हो, मेडिसिन लेना हो, तो क्या होता है, आपको ये स्कीम के अंदर में 5 लाख का प्रोविजन दिया जाता है, ठीक है। तो ये अमाउंट जो क्या होता है, इसको एक्सटेंडेड कर सकता है, सेकेंडरी टर्सरी ऐसे एक्सपेंडिचर स्पेशली पुअर सेक्शंस ऑफ द पीपल है उसको एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। और सेकेंड एक्सटेंशन में 1.5 लाख का हेल्थ मतलब वेलनेस कवरेज सेंटर ये है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना, जो 2019 में लागू किया गया था। इसको हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंशन स्कीम मानता है, ये याद रखो, ठीक है।
विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेंशन स्कीम, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना सबसे बड़ा स्कीम, पेंशन स्कीम है। और ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, अनऑर्गेनाइज जैसे कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपका फूड फैक्ट्री, वो भी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, जिसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलने से ये लोग का टैक्स एविजन सेक्टर से ये लोग, ठीक है। सो ये यहाँ में आपको क्या होता है, मंथली पेंशन 3,000 रुपया देता है पर मंथ, है ना। और ये जो अगर मतलब पेंशन को मतलब 50% ऑफ द पेंशन अगर कोई स्पाउस या तो पति मरने के बाद पत्नी को दिया जाता है 50% काट के, ठीक है। सो ये जो पेंशन बेनिफिट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना। उसके बाद आता है आपका जन धन योजना त्रिनिधि, ठीक है। सो ये जो जम जिसको हम बोलते हैं जम त्रिनिधि, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना के अंदर में है, जहां में प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना आधार एंड मोबाइल कनेक्टिविटी ये एक ही साथ करना। और इसका थ्रू से क्या होता है, आपका ओवरऑल जितना भी इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों आ जाता है, क्योंकि इसमें रजिस्टर्ड पर्सन विद द फिंगरप्रिंट वो होता है, इसलिए कोई करप्शन का चार्जेस नहीं है। उसी को हम जन त्रिनीति बोलता है, ठीक है। सो ऐसे होने से क्या होता है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम देता है, होगा। सब्सिडीज लोग मिनिमम वेजेस जो पेमेंट है सीधा गवर्नमेंट से वो बेनिफिशियरी का अकाउंट में आता है। एंड रिमेंबर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये क्वेश्चन इस बार का APPPSC मेंस 2024 में GS पेपर 3 में आया है। GS पेपर 3 में पूछा है व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो कैसे बेनिफिट करता है। तो उसके अंदर में आप इसको एक्सप्लेन करेगा, जहां में जन त्रिनीति है, प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, आधार एंड मोबाइल कनेक्टिविटी है, सब्सिडीज का डायरेक्ट ट्रांसफर है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 2019 को हुआ है। यहाँ में जितना हो सकेगा आपका स्मॉल एंड मार्जिनलाइज सेक्टर्स जो फार्मर है ना, उसको एक इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर प्रोवाइड करता है। और उसको 3 इंस्टॉलमेंट में देता है, डायरेक्ट उसका बैंक अकाउंट में होगा। ज़्यादातर याद रखो, जो आपका जो फार्मर्स है ना, स्मॉल मार्जिनलाइज फार्मर, उसको देता है। तो ऐसे होने से क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम रूरल और एग्रियन रिसोर्सेज से जो प्रॉब्लम होता है उसको टैकल करने में मदद करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 को हुआ है ना। ठीक है। सो 2020 को ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सो ये एक ऐसा चीज है जिसमें आपको लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी, स्पेशली पुअर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, उसको दिया जाता है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि पेंडेमिक का वजह से, कोरोना वायरस का वजह से जो फूड का स्कैरसिटी हुआ था, फूड एंड वर्क का स्कैरसिटी होके पब्लिक जो पीपल है, स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन जो पीपल है, खाने का नहीं मिलना, भूख से मरना, वो नहीं होने के लिए ये स्कीम को डाला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, याद करो। सो इसमें मतलब आपको इंश्योरेंस भी कवर मिलता है, जो स्पेशली कोविड-19 जो हेल्थ वर्कर्स था, बहुत सा हेल्थ वर्कर्स अपना लाइफ को दे दिया कोरोना में, है ना। तो वो लोग को 50 लाख का जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। इसके अंदर में करीबन 20 करोड़ का जो वुमेन है, वो जन धन अकाउंट होल्डर्स के थ्रू वो लोग को 50 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ कोरोना के बाद उसको मिला गया था, है ना। और 80 करोड़ का जो पुअर पीपल है, उसको फ्री 5 kg का राइस एंड व्हीट बिसाइड 1 kg ऑफ द पल्सेस हर महीना 3 महीना तक देते गया था। साथ ही साथ फ्री LPG 3 महीना तक यही स्कीम का गरीब कल्याण योजना के अंदर में तहत दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ रिलेटेड स्कीम्स ऑफ 2024 एंड 25, है ना। जैसे कि ये जो मेन प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है, मेंस के लिए इसका नाम और इसका ऑब्जेक्टिव रखना ज़रूरी क्यों है पढ़ना, क्योंकि आप उसको इंक्लूसिव ग्रोथ में डालेगा। आने वाला एग्जाम में भी इंक्लूसिव ग्रोथ इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर डायरेक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होने से भी उससे रिलेटेड, जैसे एनवायरमेंटल इंक्लूजन, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, इस तरह से क्वेश्चन तो आने वाला है ना। सो 2024 से लेके 25 का जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, उस मतलब एग्जाम्पल्स है स्कीम, उसमें से सबसे पहले आपका नंबर 1 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।
ये जो आपका रिसेंटली 2024 में ही लॉन्च, सॉरी 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 2000, हाँ 2024 में ही इसको लॉन्च किया है। यहाँ में क्या है, विश्वकर्मा योजना, मतलब जो आर्टिशियन है ना, पर्सन, क्राफ्ट पर्सन है, ट्रेडिशनल स्किल होल्डर है, वो लोग का इनकम के लिए इसको दिया गया है। यहाँ में उसको फाइनेंशियल सपोर्ट डालने के लिए, एंड एज वेल एज वो लोग का जो रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल रिकॉग्नाइज सेक्टर है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया गया है, होगा। उसके बाद दीनदयाल, नेक्स्ट है दीनदयाल जन आजीविका योजना, अर्बन लाइवलीहुड, ठीक है। अर्बन लाइवलीहुड याद करो। ये जो आपका अर्लियर वर्जन है ना, अर्लियर वर्जन जो लाइवलीहुड का वर्जन है उसी का रीलॉन्च करके 2024 में इसको रीलॉन्च किया गया था। तो यहाँ में क्या है, जो पुअर हाउस होल्ड है, अर्बन हाउस होल्ड, गिग वर्कर्स मतलब फ्रीलांसर्स, ये लोग फ्रीलांसर्स है, हाँ याद रखो, फ्रीलांसर्स मीन जिसका कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं, वो इधर काम करेगा, उधर काम करेगा, इधर काम करेगा, है ना। फ्रीलांसर्स वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, वेस्ट वर्कर्स है, ठीक है। वो लोग सबको एक टारगेटेड एक लाइवलीहुड, एक ये प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक प्रोविजंस देना, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल इनिशिएटिव, इसको आपका 2024 और 25 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। 24 दो बार, 24 और 25 में इसका बजट बनाए, 25 और 26 में भी इसको किया गया था, लेकिन याद डेट बोलने से इसको याद करो, ठीक है। तो यहाँ में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल पैकेज में करीबन आपको 2 लाख करोड़ का स्कीम मतलब बनाया है फॉर 5 इयर्स, जिसमें 4.1 करोड़ ऑफ द यूथ के लिए इसको बेनिफिट को बनाया है। यहाँ में आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ आईटी सेक्शंस, इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्किल लोन स्कीम, इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयमर्स, ये सब किया गया है। इससे क्या होता है, आपका जो यूथ है, यानी कि जो पॉपुलेशन डिवाइडेंड का जो यूथ है, वर्किंग एज क्लास, उसको और भी स्किल्ड और अपग्रेड कर सकने के लिए, ताकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के थ्रू इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंटल ग्रोथ हो। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणी, है ना, ये उसी का एक्सटेंशन है। ये आपका 2024 में इसको लागू किया गया था, 2024 में लागू किया गया था। यहाँ में क्या है, स्पेशली रूरल हाउस, है ना, रूरल जो पॉपुलेशन है उसको हाउसिंग फॉर ऑल, रूरल पॉपुलेशन को, इकोनॉमिक स्पेशली वीकर सेक्शन को घर बनाने का प्रोविजन देना, ठीक है। घर बनाने का जो प्रोविजन देना वो आता है आपका इसके अंदर में। उसके बाद आदर्श ग्राम हॉस्टल सृष्टा फॉर एससी कम्युनिटी। सो ये स्कीम जो आपका 2024 में आया है, जहां में आदर्श ग्राम डेवलपमेंट, ग्रैंड इन एड्स मतलब हेल्प प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करना, स्पेशली फॉर सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स एंड हॉस्टल्स फॉर शेड्यूल कास्ट एरिया और शेड्यूल कास्ट पीपल के लिए, ठीक है। सो यहाँ में जो ये जो सृष्टा स्कीम है, यहाँ में आपका ज़्यादातर एससी डोमिनेटेड एरियाज में वो लोग का हॉस्टल एजुकेशन सेक्टर बनाने के लिए बनाया गया है। उसके बाद सेक्टोरियल एंड ओवरआर्चिंग बजट मिशंस, ठीक है। ये बजट मिशन जो आपका, इसको डायरेक्ट स्कीम भी नहीं बोल सकता है, लेकिन ये लोग बजट मिशन है जिसको 2024 में बनाया है, और इसमें एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो सेक्टर है उसके लिए बजट फंडिंग बनाया है, एंड इट इज अराउंड 1.52 लाख करोड़ जो एग्रीकल्चर और रिलेटेड मतलब सेक्टर्स होगा। इसमें आपका मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्री है उसके लिए, आर्टिशियन, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये सब, और स्पेशली आपका पूर्वांचल जो एरिया है ना, पूर्णोदया बोलता है, पूर्वांचल एरिया यानी कि इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको डेवलपमेंट लाने के लिए इसको डाला गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका लास्ट सेक्शन था, है ना। तो आज आप लोग जो इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आया है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का आपको डिटेल में उसका एवरी डायमेंशन, एलिमेंट्स, फैक्टर्स आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसका रिलेटेड जो स्कीम्स है वो प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए भी जरूरी है। मेंस में आप एग्जाम्पल के फॉर्म में डाल सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम, पैराचोलिज्म, इस तरह का चीज़ को आपको और पढ़ना है। और इंक्लूसिव ग्रोथ एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट बेसिक कंसेप्ट इंक्लूसिव ग्रोथ।
चाहे वो यूपीएससी हो या तो स्टेट एपीपीएससी मेंस हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड, गिवन नंबर में आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकता है, ठीक है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास समझ में आया है। थैंक यू एवरीवन।